नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और ये हम लोग का पहला सेशन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। इसमें मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सोर्स में चला जाता हूँ और आपके साथ एक बार डिस्कस। तो हम लोग सोर्स में जा रहे हैं। सबसे पहले ये इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये पीडीएफ आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दिस एक्ट इज बीइंग एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अभी बजट भी आने वाला है। मैं आपको तीन किताब दिखला रहा हूं। आप में से ये वाली किताब जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्समैन की है। और या सिर्फ इसी किताब की आपको जरूरत पड़ेगी, या तो बजट आए उसके बाद खरीद लीजिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई चेंजेस आए, या पहले खरीदना चाहते हैं तो पहले। इसके बाद इनकम टैक्स टैक्समैन ने एक मास्टर गाइड टू इनकम टैक्स निकाला है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मास्टर गाइड टू इनकम टैक्स। और तीसरा है एक, ये भी बहुत मोटी किताब है। स्क्रीन नहीं देख रहा सर किताब का। रुक जाइए, अब मैं दिखला रहा हूँ। ये कुछ गड़बड़ होगा। टैक्समैन की कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड 1961, इसमें सेक्शन वाइज कंपैरिजन दिया हुआ है। इस किताब की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो किताब की जरूरत पड़ेगी ये है, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट 2005। तो मेरे पास ये तीनों किताब है, इसमें जो भी चेंजेस आएगा वो मैं हाईलाइट करता जाऊं। अब इसका सोर्स मैं आपको दिखला देता हूं। एक तो एक सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट आई हुई है, ये 4584 पेजेस की है। रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमिटी ऑन द इनकम टैक्स बिल 2025। इसका एकदम मैं नीचे आता हूं तो यहां पर देखिए वो हर एक प्रोविजंस को इसमें लिखा हुआ है और कंपेयर किया गया है। यही टैक्समैन के में भी है, इसीलिए किताब वो भी बहुत मोटी हो गई। तो अगर आपके पास ये सेलेक्ट कमिटी का पीडीएफ है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, तो आपको बाकी दो किताब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एक एफएक्यू है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ये 36 पेज का, क्या क्या चेंजेस आए वो भी पढ़। और ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 है। इसमें जैसे सेक्शन वाइज होता है, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, 1, 2, 3। फिर ये देखिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 अप्रैल। और बाकी सारे डेफिनेशंस ये सब लिखे हुए हैं बाकी। और एक चीज मैं और बता दूं, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू, थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस हैं। लेकिन बाकी सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। तो आप कह सकते हैं ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। तो जब आप टैक्समैन की इनकम टैक्स एक्ट ये वाली किताब देखेंगे, एक्ट 2025, तो उसमें जो पहला मैं दिखला देता हूं, ये आपको येलो पेज नजर आएगा। तो इन्होंने कंपेयर किया है 1961 और 2025 के सेक्शन। उसका एक हम लोग भी बना रहे हैं सेक्शन कंपैरिजन, कि 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट सेक्शन 1 में, 2 में डेफिनेशन है, 2(1) में एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स का डेफिनेशन जो पहले 2(1) में था वो अब 2(4) में हो गया है। एग्रीकल्चरल इनकम जो 1A में था 2(5) में हो गया। एक चीज और बता देता हूँ, ये जितने भी 1A, 1B, 1C, D है, वो सारे अब, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिखा गया, तो सिर्फ सेक्शन नंबर को इन्होंने, अब वो जो ABCD आपको कहीं नजर नहीं आएगा, तो सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 1961 में चैरिटेबल पर्पस, 2025 में भी चैरिटेबल पर्पस, 2025 में ये सेक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। चीफ कमिश्नर डीमर्ज कंपनी 219 ट्रिपल ए, अब ये डीमर्ज कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में डिफाइन। तो ये सारे चेंजेस आपको मेजर मेजर चेंजेस मिलेंगे। आप अब सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम, इसको वो शेड्यूल में ले आए, शेड्यूल 2, उसका एंट्री नंबर 1 में एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन वगैरह वो सब। तो अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, दिस इज ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। कुछ मेजर चेंजेस आप कह सकते हैं, असेसमेंट ये प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट को हटा के वो टैक्स ईयर लेके आ गए, बाकी और कोई चेंजेस है ही नहीं। लेकिन एक अच्छा बहाना मिल गया कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट को दोबारा पढ़ सकेंगे। बेयर है। यहां तक किसी का कोई ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज बताइए। विवेक सरिन जी, वेलकम, नमस्ते। अरे Am I, विवेक, sir, नमस्कार। Am I audible? यस 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 सर। सर वेलकम, सर वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर। आपका कोई ऑब्जर्वेशन सर? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये इन्होंने जो बाकी क्रिमिनल साइड में जो एक्सरसाइज की, ये तीन एक्ट को न्याय हाँ संहिता और अलग अलग संहिता बना के हाँ, सेम थिंग दैट। सेम थिंग सेम थिंग, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ और लोग नए आए हैं, उनसे भी एक बार बात कर ले हम लोग। राइट। ओके, थैंक यू। एबीसी कौन है? एबीसी अंकिता भट्ट। Sir, this is Anvesh here. हाँ Ankita is अन्वेष। my partner who हाँ, handles DT, so I asked her to join. व्हाट्स द नेम? Ankita. अंकिता, ओके ओके, देन वेलकम अंकिता। और नया कौन? पारस गुलाटी। अब हम लोग को पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समरी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 का एक बुकलेट बना रहे हैं। तो ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ कुछ चीजें बनाई है, मैं आपको दिखला देता हूँ।
ये जो हमने कुछ चैप्टर 1 से जो निकाला है, प्रेस रिलीज या सेलेक्ट कमेटी का कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम लोग पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर। उसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करेंगे, पूरे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कौन सा सेक्शन क्या कहता है। तो वो सेक्शन नंबर याद करने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट एंड अपील। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके सेक्शंस नंबर हमने इस तरह से लिख दिए, नया और इधर पुराना। तो बेसिकली हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि सेक्शन नंबर सीख लें, याद कर लें। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन ऑफ इनकम, टैक्स ईयर क्या होता है, उसका एक्सेप्शंस क्या है, पर्सन कौन होता है, एसएससी कौन है, सब कुछ सेम है, याद रखिएगा, सिर्फ सेक्शन नंबर। तो हम लोग बेसिकली एक बार रिवाइज भी कर ले रहे हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस में, रेजिडेंशियल स्टेटस में देखिए इंडिविजुअल का 2 to 8, बहुत जगह एक्सेप्शन से ये सब लिखे हुए थे, उन्होंने एक्सेप्शन को भी हटा के सेक्शन नंबर में लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सारे प्रोविजंस सेम है, कहीं कोई चेंजेस। तो ये इनकम टैक्स है। अभी तक तो हमने इतना ही किया है, लेकिन हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, दोबारा से इसमें आते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आपके साथ। देखिए, द इनकम टैक्स एक्ट 2025 मॉडर्नाइजेस इंडियाज डायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क बाय सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स लेजिस्लेशन, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड लेस प्रोन टू लिटिगेशन। इसको पढ़ने से पहले मुझे एक चीज याद आ गई, ये बता। क्वांटिटेटिव आउटकम, द एक्सरसाइज रिजल्टेड इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द एक्ट. The reduction achieved in terms of number of words, chapters, sections, and through the use of tabular formats and formulae is summarized below. तो पहले इनकम टैक्स एक्ट में 5,12,000 वर्ड्स थे, अब 2,59,000 वर्ड्स है। फिर चैप्टर्स 47 थे, अब 23 हैं। सेक्शंस 819 थे। ये सेक्शन कैसे काउंट कर रहे हैं? सेक्शन जो मान लीजिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A 1B 1C, उन सबको सेक्शन कर रहे हैं क्योंकि वो तो मेन पैरा है। और अब वो सेक्शंस कितना हो गया? 536, 283 सेक्शन रिड्यूस, 18 टेबल था, 57 है। एडिशन ऑफ 39 टेबल्स, क्योंकि उसमें फॉर्मूला बहुत दे रहे हैं, 6 फॉर्मूला की जगह 46 फॉर्मूले हैं। कुछ चैप्टर्स ऑब्वियसली डिलीट भी हुए हैं, जैसे कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है? ये रहा यहाँ, सेटलमेंट ऑफ केसेस ओमिटेड है। एक्विजिशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टीज, वो तो खैर ऐसे भी ऑपरेशन में नहीं था, और खैर इसको डिलीट कर दिया। नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल जो बन रहा था, वो तो वैसे भी उन्होंने 1961 में उन सारे प्रोविजंस को डिलीट कर दिए। यहाँ पर उसके बारे में कुछ है ही नहीं। 2025 में नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल क्या था? हाई कोर्ट को रिप्लेस करके दे वर कमिंग आउट विद नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल। तो ये कहानी है। अब हम लोग फिर से एक बार दोबारा आते हैं, बीच में किसी को कहना हो तो प्लीज कह लीजिएगा। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 मॉडर्नाइजेस इंडियाज डायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क बाय सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स legislation, making it more accessible, transparent, and less prone to litigation. A key reform is the introduction of a unified tax year, the 12-month period of the financial year commencing on the 1st April, replaces the earlier concepts of assessment year and previous year. It not only improves clarity and makes it easier for taxpayers to understand the financial period, their income and tax filing, but also reduces ambiguity and compliance in interpretation. The Act strengthens digital first enforcement, faceless tax administration, consolidates compliance provisions such as tax deducted at source under a single section, empowers the government to introduce technology-enabled schemes and enhance dispute resolution mechanism. ये कैसे होगा? फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था, consolidates compliance provisions such as TDS under a single section, ये तो समझ में आ रहा है। empowers the government to introduce technology enabled scheme, ये क्या है technology enabled scheme? ये नहीं आइडिया। चलिए, ये भी सब डिजिटाइजेशन वर्क होगा सर, एक्स्ट्रा ई फाइलिंग जैसा होगा। सब कुछ तो इन्होंने फेसलेस कर ही दिया है, लेकिन जो फाइलिंग प्रोसीजर होगा कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। ओके, अभी सैलरीड क्लास के रिटर्न भर रहे थे, वो सारा कुछ मैच कर रहे थे। वो बोल रहा है सर LIC, वो तो ऑटो मोड पे आ गया ना, पूरा रिफिल डेटा आ जाता है उसमें। सभी उन्होंने बोला था ना कि तो मतलब स्कोप विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम वन हेड टू अदर हेड ऑल्सो। नहीं, जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, वो LIC की डिटेल, कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर लोन टेकन फॉर हाउस परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो वो पूरा बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांग रहे हैं। जी सर, पहले नहीं अनेक मांग, जगह पूरा मांग रहा है, अनेक जगह मांग रहे हैं सर उसके अंदर। एड्रेस मांग रहे हैं। हाँ सर, वो लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी मांग रहा है, एज ऑन डेट कितना है। ओनर और फिर ओनर टेनेंट एंड लैंड ओनर, दोनों लैंड ओनर का पैन नंबर सब कुछ मांग रहे हैं। ना, एंड इफ यू आर होल्डिंग एन फॉरेन सोर्स एसेट,
तो उसका डिटेल के लिए वो शेड्यूल FA में वो पूरा डिटेल यस मांग रहे यस हैं। यस मान लीजिए आपने कोई ईसोप मिलता है, या फिर आपने फॉरेन कंपनी के कोई शेयर्स खरीद लिया। अब तो डीमैट अकाउंट खोलना आसान है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स भी खरीदना आसान है, वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो गया है। तो ये एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू यूज टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्कीम्स। वो कुछ रिलीफ देना चाह रहे हैं क्या? सर चलिए। पता चलेगा आगे, हाँ हाँ। Enhances dispute resolution mechanism. Key takeaways. Income Tax Act 2025 to be effective from 1st April 2026. The Act simplifies languages, removes obsolete provisions and consolidates and restructure provisions. ये जो कहते हैं ना सिंप्लीफाइज लैंग्वेज, जब GST आया था तो हमने भी सोचा था लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही गया। यस। और इनकम टैक्स की लैंग्वेज याद रखिएगा GST की लैंग्वेज से और ज्यादा मुश्किल है, आसान तो बिल्कुल नहीं। हम्म। और लैंग्वेज में नॉट विस्टैंडिंग हटा दिया, और प्रोवाइजो बहुत जगह हटा दिया। मुझे नहीं लगता नॉट विस्टैंडिंग कहीं भी वो लिख रहे होंगे, नॉट नॉट विस्टैंडिंग है ही नहीं। तो मतलब ऐसे कई सारे चेंजेस किए हैं। और प्रोवाइजो कहीं है क्या? प्रोवाइडेड 131 जगह, एक्सप्लेनेशन 26 जगह, और जितने भी डेफिनेशन ये सब थे, कुछ कुछ डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन में डालते थे वो सबको वो सेक्शन 2 में ले आए। सेक्शन 2 में लाने का मतलब ये है कि नाउ दैट सेक्शन 2 डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल चैप्टर। अगर किसी खास चैप्टर में वो अगर एक्सप्लेनेशन है तो उसी चैप्टर के लिए अब वो सेक्शन 2 में आ गए। सारा एक्सप्लेनेशन। हाँ, जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में ही आ गए अब। नॉट विस्टैंडिंग सर हटा दिया उन्होंने, हाँ, ओवरराइडिंग लैंग्वेज क्लॉज ही नहीं नहीं है वो नॉट है, लैंग्वेज ही विस्टैंडिंग। नहीं है। और आपको दिखलाता हूँ, मैं तो सेक्शन 6 पढ़ रहा था, वो कह रहा है सिंप्लीफाइज लैंग्वेजेस। आपको दिखलाता हूँ सेक्शन 6, वही लैंग्वेज, मतलब नॉट विस्टैंडिंग को हटाने से लैंग्वेज आसान नहीं हो जा रही। ये सेक्शन 6, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया इन ए टैक्स ईयर। अब तो जहाँ प्रीवियस ईयर था वहां पर वो सब जगह टैक्स ईयर लिख रहे हैं। अब टैक्स ईयर, करंट टैक्स ईयर, दैट टैक्स ईयर, इस तरह से आपको पता लगाना होगा कि वो जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हैं, जिस ईयर में आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, उस ईयर का टैक्स ईयर का बात कर रहा है या किस ईयर का टैक्स ईयर का बात कर रहा है, ये आपको समझना होगा। तो इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिया इन ए टैक्स ईयर, तो पहले लिखते थे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हैं, जिस ईयर का इनकम कैलकुलेट कर रहा है, उसी ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस भी कैलकुलेट करना है। इफ ही इज इन इंडिया, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही। इफ ही इज इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 180, तो यहाँ फॉर पीरियड ऑफ पीरियड्स लिखा हुआ था, तो वो सारे हटा दिया, उसके जगह उन्होंने टोटल पीरियड लिख दिया। यानी कि आप अप्रैल में आए 10 दिन के लिए, फिर जून में 20 दिन के लिए, फिर अगस्त में, तो टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन दैट टैक्स ईयर। अब इन दैट टैक्स ईयर का मतलब, और यहाँ इन टैक्स ईयर का मतलब, तो जिस ईयर का आप इनकम कैलकुलेट कर, इज इन इंडिया क्यूमुलेटिव फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग दैट ईयर। यहाँ भी टोटल लिख देते हैं, यहाँ टोटल लिख रहे हैं, यहाँ क्यूमुलेटिव लिख रहे हैं। एंड हैज बिन, और यहाँ कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, and has been in India in cumulative for a period of 365 days or more in the 4 years preceding such tax year, तो टैक्स ईयर से पहले। तो इस तरह से लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किए हैं। फिर कुछ एक्सेप्शंस थे, ये वाला लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको सेक्शन 3 में डाल। तो इस तरह से इन्होंने किया है। आप बोलेंगे तो कोई और स्पेसिफिक सेक्शन जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ताकि हम लोग पता लगा सके क्या एक्चुअली। सेक्शन 28 पढ़े, PGBP वाला 28 26 हो गया। 28 याद है आप लोग को क्या था? बिजनेस जी इनकम सर, सर। हाँ, जो पीजीबीपी का सेक्शन चार्जिंग था, सेक्शन था सर। उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि आप ट्रेड, कॉमर्स, यस। मैन्युफैक्चरिंग, फिर बिजनेस एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह इंसेंटिव, सब कुछ। है ना, फिर परक्विजिट वगैरह के बारे में कुछ लिखा हुआ था, फिर पार्टनर्स को जो सैलरी या इंटरेस्ट मिलती है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब देखते हैं इसकी लैंग्वेज क्या कर दिया है। 24 26, द इनकम्स रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड PGBP। द इनकम अंडर सबसेक्शन 1 shall include the profits and gains of any business and profession carried on by the SSA at any time during the tax year। Profits and gains of any business and profession carried on at any time during the tax। तो ये जो कैलकुलेशन था एक्रूअल बेसिस पर करेंगे या कैश बेसिस पर करेंगे, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ? एनी वो तो सर कंपनसेशन, 144 में था ना पहले। 144 में था, पहले 145 145 145 में। में था, हाँ। जी सर। तो एनी कंपनसेशन अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड होली और सब्सटेंशियल मैचिंग। अच्छा ठीक है, मतलब CEO अगर बिजनेस कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसको कंपनसेशन मिलता है, तो PGBP की इनकम कहलाएगी, सैलरी की इनकम नहीं कहलाएगी। इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन मैनेजमेंट एनी कंपनसेशन, सेम है, देख रहे हैं आप। इनकम डिराइव फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम वोकेशन, ये सब कहाँ चला गया? तो बिजनेस के डेफिनेशन में होगा इसका मतलब। इनकम डिराइव बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, जैसे CII है, ट्रेड बॉडीज है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस,
ये सब हटाया क्यों नहीं? इम्पोर्ट लाइसेंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब ड्यूटी स्क्रिप्ट ये सब आ गई। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, ये परक्यूजिट, चलिए ये आ गया। एनी सैलरी, ये पार्टनर्स वाला आ गया। और देख रहे हैं आप, सब कुछ सेम ही है, कहीं कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। आप ये नो हाउ शेयर नहीं करेंगे उसके बारे में है, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में है, कोई चेंज। अच्छा, ये 3 और 4 क्या है? स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कैरिड ऑन बाय एन एसएससीआर ऑफ सच नेचर टू कंस्टिट्यूट अ बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट। अच्छा ठीक, ये पहले था क्या? स्पेकुलेशन आपका इस बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट माना जाएगा। एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस और पार्ट ऑफ इट बाय द ओनर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन एंड शैल बी चार्जेबल ओनली। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर किया गया कि अगर एक प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे तो वो कभी भी पीजीबीपी का हिस्सा नहीं होगा, जब भी होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही कैलकुलेट करना है। ठीक, ये डिडक्शंस हैं। और कोई सेक्शन जो आपको लगता है कि चेंज हुआ हो? चलिए, द एक्ट डिफाइंस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज एंड टोकनाइज्ड एसेट्स। तो पहले डेफिनेशन में नहीं था, अब डेफिनेशन में है। द की फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 introduces a streamlined and modernized framework for direct taxation in India. It focuses on clarity, simplification, and improved compliance through structural and procedural reforms. ये जो कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, इसका इनकम टैक्स रूल्स आना भी बाकी है। वो मैं कहीं पढ़ रहा था, 15 जनवरी 2026 के आसपास वो लेके आएंगे। जब वो आएगा तो हम लोगों को फॉर्म्स देखना होगा, फॉर्म्स में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। पोर्टल तो अभी फिलहाल वैसे ही काम कर रहा है जैसे काम करता था पहले, तो हो सकता है पोर्टल में कुछ चेंजेस लेके आए। द एक्ट इज डिजाइन टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस लिटिगेशन एंड अलाइन विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो ये फ्यूचर ही बताएगा कि लिटिगेशन रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है, क्योंकि लिटिगेशन का कम होना सिर्फ एक्ट सिंप्लीफाई होने से नहीं होगा। जो ऑफिसर इस इनकम टैक्स एक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो असेसमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं लिटिगेशन रिड्यूस कर। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर। द एक्ट सिंप्लीफाइज टैक्स टर्मिनोलॉजी बाय रिप्लेसिंग द प्रीवियसली यूज्ड एंड ऑफन कंफ्यूजिंग टर्म्स असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर विद सिंगल यूनिफाइड कॉन्सेप्ट कॉल्ड द टैक्स ईयर। अब मैंने आपको बता दिया प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, करंट टैक्स ईयर, ये सब शब्द वो यूज करेंगे। मैं एक बार देखता हूँ करंट टैक्स ईयर कहाँ कहाँ यूज कर, सिर्फ 6 ही जगह यूज किया है करंट टैक्स। प्रीसीडिंग, अभी तो प्रीसीडिंग स्पेलिंग ठीक है क्या? प्रीसीडिंग टैक्स ये बहुत जगह, सक्सीडिंग भी यूज किया है क्या? ये सर वो टर्म है जो कि वो जिसमें क्या प्रीसीडिंग ईयर विच इज रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। जो 153 एबीसी की जो लैंग्वेज है, हाँ उसी हाँ, तरह लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। 153 निकालें क्या एक बार? 153 ए बता रहे हैं ना आप? हाँ, एबीसी में पुराना वाला जो था, हाँ जो हाँ, 153 एबीसी जितने भी थे, जो सर्च पर्सन और अदर देन सर्च पर्सन पे है, तो उसमें उसकी देखते लैंग्वेज क्या है। उसकी लैंग्वेज काफी खराब है। अच्छा, अब उसको पढ़ते पूरा निकालता हूँ एक बार। सर उस लैंग्वेज की वजह से इतना लिटिगेशन हुआ है आज तक, और अभी भी चल रहा है, एंड एवरी लॉयर इज अर्निंग बिकॉज ऑफ दैट। मी ओके, टू। ये 153 ए असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और रिक्विजिशन, राइट सर। ये सेक्शन ही गायब लग रहा है। हाँ नहीं, उन्होंने उसको अब उन्होंने शायद रीअसेसमेंट में ले आए होंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वन द सर्च इज अंडरटेकन एंड सम incriminating material is found, then the हाँ, previous assessments are abated and new assessment of block 10 years can be initiated with a 6+4 limitation period. I don't know तो what वो they have. 147 148 में ले आए क्या? Correct. पुराना। हाँ, तो अभी भी सर उन्होंने यही किया है कि अगर इनकी सर्च इज कंडक्टेड, then the assessing officer has a choice to undertake the assessment either under ABC or into 148. ओके 247 में ले गए सर, सर्च एंड हाँ, सीजर 247, 249, 251। करेक्ट। ओके, तो इसमें लिखा होगा ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 279, एक बार निकाल लें क्या हम लोग? जी हाँ, सर। 247, हैं? ये लोग 247 में ले गए, नहीं, 249, 240। 147 279 बन गया है, हाँ हाँ बराबर। तो 279 पढ़ना होगा ना? हाँ हाँ बराबर, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसमें पावर और सर्च एंड सीजर जो है वो एमिनेट होता था सेक्शन 132 से। 1 32 से 132 तो सर्च ओल्ड 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 सर्च एंड सीजर पावर एमिनेट्स फ्रॉम सर्च एंड सीजर फ्रॉम सेक्शन 132। नहीं नहीं, असेसमेंट जिनेश जी। असेसमेंट तो 147 था सर। हाँ हाँ, तो वही पढ़ना होगा ना। हाँ बराबर है। हाँ, इसी में ले आए। देखिए, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट सब यहीं ले अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ एनी पर्सन, इसीलिए सेक्शन पहले याद करना बहुत जरूरी है। असेसमेंट ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च, ये रहा स्पेशल। तो ये हटा क्यों दिया इन्होंने? सेक्शन ही हटा दिया। इनको लिखना चाहिए था 153 ए 292 में चला गया। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट
In case of any person, a search is initiated or acquisition is made, then assessing officer shall proceed to assess or reassess the total undisclosed income of the block period as per provisions of this part. The assessment or reassessment or recomputation proceeding under the provisions of this act, if any, pertaining to any tax year falling in the block period pending on the date of initiation of such or this shall abate and shall be deemed to abate. अच्छा, तो ये रीअसेसमेंट खत्म हो जाएगा. assessment, yes, assessment, reassessment, all will abate. abate and now 292 ही होगा. जी, करेक्ट. इसका मतलब ये हटा नहीं है. हाँ, बिल्कुल नहीं हटा है वो. दरअसल उसमें भी जैसे आज की तारीख में सर ये चॉइस है असेसिंग ऑफिसर के पास कि अगर कोई वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है तो वो उसके पास आइदर ही कैन ट्रिगर इनटू 153 ए इन द करंट टैक्स 61 के एक्ट में, हाँ हाँ. और ही कैन इनिशिएट अंडर 148. और ये चॉइस कहाँ लिखी हुई है? ये चॉइस ऐसे लिखी नहीं हुई, इट इज कमिंग आउट ऑफ द जुडिशियल डिसीजन. अच्छा. अब देखिए कई बार सर्च होती है तो सर्च होने के बाद सर्च पर्सन या अदर देन सर्च पर्सन जो है उसको या तो 140 रीअसेसमेंट कर दिया जाता है और या फिर 153 में ले जाते हैं उसको. ये उसका ओके ओके. विद लिमिटेशन ऑफ 10 years. कंप्यूटेशन और टोटल अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ ब्लॉक पीरियड. टैक्स रेट भी इसी में बताते हैं क्या ये प्रोसीजर फॉर ब्लॉक? तो सर ये 1961 और 2025 में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? एक बार इसको क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा ये असेसमेंट वाले हिस्से को. ओके. मुझे लगता नहीं है इन्होंने जैसे पहले भी जो इनके पास कंफ्यूजन था कि सब्सटेंटिव प्रोविजन को एक्सप्लेनेशन का टर्म दे देते थे हाँ हाँ. और एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइडो लिख देते थे. हाँ हाँ. अंडरस्टैंडिंग को बिना किसी पर्पस के लिए यूज करते थे. हाँ तो हाँ. आज भी वो समस्या रहेगी. वो पूरी स्कीम समझ के ही मेरे ख्याल में एक मतलब पैरामीटर्स को ड्रॉ किया जा सकता है. ओके. लेकिन जैसा आपने पहले एक जगह इंडिकेट किया कि टेक्नोलॉजी असिस्टेड सब कुछ होगा हाँ हाँ. और स्ट्रीमलाइन होगा. जितना टेक्नोलॉजी है उतना ज्यादा लिटिगेशन है. ओके ओके. सही भाई, बात है. जितनी कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी है हाँ हाँ. उसमें सर क्या हो रहा है, वो मिसमैच देख रहा है, कहीं से डेटा उठा रहा है और उसके बाद आप वो उसको कैश में हाईलाइट कर देता है. हाँ हाँ. जीएसटी में तो हो ही रहा है. और तो जीएसटी में जैसे यूपी में सर लास्ट ईयर करीब 50,000 नोटिसेस एआई जनरेटेड निकाले गए. हाँ हाँ. अब वो 50,000 नोटिस में सर रेलेवेंट चीजें जो जैसे मिसमैच हुआ. अब मिसमैच में सर बहुत सारा चीज ऐसे निकली है जिसमें कि जैसे ई वे बिल किसी ने जनरेट नहीं किया, सप्लायर 2A में रिफ्लेक्ट कर गया परचेजर के, और टैक्स लायबिलिटी दोनों पार्टी ने डिस्चार्ज कर दिए. लेकिन चूंकि वो उसने सिस्टम से उठाया, शो कॉज आ गया, सीधे 74 का शो कॉज आया, ना किसी ने देखना ना समझना, और उसके बाद अप्लाई फाइल कर दिया और लिटिगेशन शुरू हो गया. अब जबकि ये भी उसमें सर व्यवस्था है कि भाई ई वे बिल मैंडेटरी कब से हुआ, 50,000 की लिमिट थी या नहीं थी, वो भी नहीं देखता है. वो कंप्यूटर जो एआई वो इग्नोर मार देता है. तो वो कौन से पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं इसके ऊपर भी सर डिपेंड करता है. तो ये मुझे लगता है कि इसकी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा लिटिगेशन को आगे बढ़ाएगी. आइए फिर पढ़ते हैं. जी सर जी. देखिए टैक्स ईयर के रिलेवेंट टैक्स ईयर भी वर्ड हो गया, प्रीसीडिंग मिल गया, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, दैट टैक्स ईयर, करंट टैक्स ईयर भी मिल गया सर आपको. करंट टैक्स ईयर भी मिल गया. तो ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हटने से ये 3-4 शब्द भी इंट्रोड्यूस हो गए. ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन द एक्ट विदाउट एनी स्ट्रक्चरल और पॉलिसी चेंज. Now this line is very important कि ना वो स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं ना पॉलिसी चेंज कर रहे हैं. इसका मतलब ये हो गया द लॉन्ग सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड, हाउएवर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू बिल. ये द लॉन्ग सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन यानी कि जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो आज भी इसी एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद भी स्टैंड करेंगे. जी बिल्कुल. फैक्ट है. तो जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअलिटी है, सब कैश सिस्टम, depend मर्केंटाइल करेगा. सिस्टम. बिल्कुल. तो इसका जीएसटी में तो पूरी पॉलिसी चेंज थी. हाँ, मतलब वो तो टैक्सेशन का ही पूरा चेंज था. हाँ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पुराना भी जजमेंट आपको यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा. एग्जैक्टली. ठीक. कंपेयरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू क्रिएट ए टैक्स स्टैट्यूट दैट बैलेंसेस नीड फॉर क्लैरिटी विद सर्टेनिटी एंड लेइंग डाउन ए क्लियर पाथ फॉर फेजिंग आउट डिडक्शन. क्वालिटेटिव आउटकम. द लैंग्वेज हैज बीन सिंप्लीफाइड मेकिंग द डॉक्यूमेंट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. और मुझे क्या लगता है कि सिर्फ सेक्शन नंबरिंग ही बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हुई है. नहीं तो 115
A A B A A C, फिर बी से शुरू हो गया तो फिर वो 3 4 4 डिजिट तक सेक्शन नंबर चल रहे, तो वो क्लैरिटी तो इसमें नो डाउट है। अब सेक्शन नंबर याद करना आसान है, कोड करना आसान है। और दूसरा इन्होंने एक खास बात की, जो हम लोग किताब पढ़ते थे तो उसमें वो लिखते थे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2, अब वो ये नहीं लिख रहे, आप सेक्शन 2 ब्रैकेट में 2 लिख रहे हैं, तो वो शॉर्ट भी कर दिया उस तरह से। द एग्जिस्टिंग लॉ एज अमेंडेड टू डेट हैज बीन कंसोलिडेटेड इन ए कंसाइज डॉक्यूमेंट। द ड्राफ्टिंग स्टाइल ऑफ द न्यू बिल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड and clear, making the provisions easier to understand. Redundancy and need for cross referencing between sections and chapters have been eliminated. ऐसा हुआ नहीं है, कुछ जगह हुआ होगा, लेकिन क्रॉस रेफरेंसिंग तो हर हालत में, जैसा भी सेक्शन 28 पढ़ लिया, उसको पढ़ते वक्त ऐसा लगा कि एक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम का तो कॉन्सेप्ट उसमें है ही नहीं, तो उसके लिए तो रेफरेंसिंग होगा ही होगा। और वो 145 का जो सेक्शन है वो कहाँ है, एक बार देखिए, 276 में, पेज 276 में। तो 276 में क्यों है समझ में नहीं आ रहा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग था ना सर अपना। हाँ, 76 में क्या कर रहा है। अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड अदर सोर्सेस, अच्छा दो के लिए विवेक सर। हाँ सर, ये 276 है जो पीजीबीबी के चैप्टर के बाहर है, ये करेक्ट। पीजीबीबी के चैप्टर के अंदर ही होता है या अदर सोर्सेस में भी होता, तो इससे कोई लिटिगेशन नहीं आता है क्या, क्योंकि पीजीबीबी के चैप्टर के बाहर है तो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब अच्छा, आमतौर पे तो यही है कि वो आईसीडीएस को फॉलो करो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, उसको लेके ही कुछ होता है, लेकिन उससे भी कोई, इससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो ये कह रहा है ना, इनकम हैज नॉट बीन कंप्यूटेड एज पर द स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई द इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, तो आईसीडीएस आप यहाँ पे आ गया। हाँ, तो अब इसको लेके लिटिगेशन तो है। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट था श्रीराम प्रॉपर्टीज का, बैंगलोर आईटीएटी का, हाँ, और तो उसमें यही इशू था कि आईसीडीएस को इग्नोर करके उसने उठाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिस्क्लोजर के लिए जरूरी है कंपनीज एक्ट में, उसके बेसिस पे उसने असेसमेंट कर दिया। तो इनकम को कंप्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, बिल्कुल भी नहीं किया सकता। दैट इज द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। लेकिन सर वो उसको कर देते हैं, और क्योंकि उसमें वैल्यूज बहुत हाई होती हैं और अच्छी खासी लायबिलिटी बन जाती है उससे, और एसएससी परेशान होता है। और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट सुनता नहीं है। जब तक आप आईटीआईटी जाते हैं तब तक वो प्री डिपॉजिट हो जाता है 20% का, टारगेट सबके मीट हो जाते हैं, हर आदमी घर जाता है। IT मतलब सब there cannot be standards on standards. Still there are insisting standards on standards. एक तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड है और भी। हाँ, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड मतलब सर ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो करते ही है, हाँ हाँ, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद भी आईसीडीएस का अलग का स्टैंडर्ड हो गया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये कौन निकालता है, आईसीडीएस? आईसीडीएस इनकम टैक्स ही तो निकाला। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स सीबीडीटी से का नोटिफाई हिस्सा करके। हो जाता है। इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स सीबीडीटी नोटिफाई किया था ना सर 2017-18 में। तो ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न का भी हिस्सा होता है आईसीडीएस। Because when we compute the income, there has to be adherence to the SEDS. ओके, Only for the two heads, sir. Profit and gains a business for certain class of assets and certain class of income. चलिए, ग्रेटर क्लैरिटी हैज बीन ब्रॉट इन द एक्ट विदाउट एनी स्ट्रक्चरल और पॉलिसी चेंजेस एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द लॉन्ग सेटल्ड principles. A significant aspect of the bill is the introduction of concept of tax year replacing previous year and as उनको क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया है? The timelines and computation in the bill are now with reference to tax year for which the income is liable to be taxed. All proviso about 1200 and explanations about 900 have been removed. Subsections and clauses have been used instead of relying on provisos and explanations for exceptions and carve-out. Structure rationalization has been carried out by consolidation of provisions into self-contained chapters. अभी ये self-contained chapters मैं बोल रहा था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि जो सेक्शन 145 है, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, वो भी पीजीबीबी के चैप्टर में क्यों नहीं है। एंड यूजिंग टेबल एंड फॉर्मूला फॉर्मेट where feasible, thereby removing readability and enhancing clarity for the taxpayers and stakeholders. Continuity in taxation principle has been ensured by simplifying the law without disturbing settled principles and jurisprudence. Anvesh, Yes, sir. any thoughts? No, sir. At the moment, no thoughts. Okay. किसी का और थॉट हो तो बताइए। सर इसको जब ये वर्किंग में आएगा तब हाँ, प्रिंसिपल्स के साथ क्या वॉयलेंस होगी वो देखने की चीज है, और वॉयलेंस तो होगी। वायलेंस होगी। हाँ, मतलब जब आदमी ये कह रहा है तो इसका मतलब दे आर ऑल्सो डाउटिंग कि भाई कुछ
प्रिंसिपल तो सही है, तो वी आर एश्योरिंग एवरीबडी की देयर इज नो चेंज। हाँ मुझे तो आई रियली डाउट, क्योंकि आज की तारीख में ही असेसमेंट का जो प्रोसेस है आशीष अग्रवाल के बाद से अभी तक, हाँ बंसल तक कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक यही चल रहा है कि जाओ फाओ, उसी में सारी दुनिया अटकी हुई है। कुछ हाई कोर्ट कहते हैं जाओ से होगा, कुछ कहते हैं फाओ से होगा, कुछ कहते हैं आधा जाओ आधा फाओ। सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर नहीं है। ये जाओ फाओ क्या हो गया? जुडिशियल मतलब असेसिंग ऑफिसर। और अच्छा Jurisdiction. अच्छा अच्छा, ओके ओके। और फाओ कौन होता है? फर्स्ट ये ऑफ फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। फेसलेस हाँ, असिंग, Yes, अच्छा। sir. हाँ आजकल तो की तरफ में अभी हाँ, मतलब हम लोग कोर्ट में इसको जाओ फाओ कहते हैं शॉर्ट टर्म में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसी टर्म से आर्ग्यू भी करते हैं। तो अगर वो रिटर्न प्रोसेस हो रही है ना तो इंटीमेशन के नीचे भी वो शॉर्ट में ही लिखते हैं जाओ। हाँ, तो वो सब चल रहा है। दूसरा, अभी तक सीपीसी प्रोसेस ही स्ट्रीमलाइन नहीं है। हाँ हाँ सीपीसी में वो जब चाहते हैं 154 कर देते हैं, जब चाहते हैं इंटीमेशन से असेसमेंट कर देते हैं। हाँ। मतलब अगर इनको कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करना है तो एटलीस्ट जो इंटीमेशन असेसमेंट है 143(1) का अभी तक वाला, हम्म। उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें। और उसमें भी सर कभी भी हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। आधी कोर्ट्स इस बात से कंफ्यूज रहती हैं कि वन 143(1) का ऑर्डर अपीलेबल है या नहीं है। हाँ हाँ ठीक बात है, क्योंकि वो तो इंटीमेशन है। इंटीमेशन असेसमेंट है। तो हम्म। कभी कहते हैं अच्छा उसका जवाब, असेसी आधा परेशान इस बात से है कि वो जवाब किसको दे, ठीक सीपीसी बात। में रिप्रेजेंटेशन किसको दे। लिखने के लिए जब वो केबल होता है रीप्रोसेस हो जाता है उसमें दोबारा से, अगर आप उसके में कुछ कहना चाहते हैं 154 में। तो जो हम्म प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड समस्याएं हैं असेसमेंट की, आज तक खड़ी हुई हैं 1961 वाले एक्ट में। और हम्म। टेक्नोलॉजी ने ही, आशीष अग्रवाल में 75,000 नोटिस गए, अच्छा। और 75,000 असेसमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक किया और ये कह दिया कि भाई जो पुराने रिजीम में ऑर्डर आए हैं वो नए रिजीम के नोटिस माने जाएंगे। अब बिल्कुल वो सही बात थी। उन्होंने कहा कि भाई एक कट ऑफ डेट से जब चालू हो गया है नया वाला काम, तो उससे आप काम कीजिए। हम्म उसके बेसिस पे हाई कोर्ट्स ने पोजीशन ले ली कि ठीक है अब तो केवल फेसलेस सिस्टम से ही चलेगा सब कुछ। हम्म। अब वो फेसलेस से चलेगा, इसका मतलब 148 कैपिटल ए भी फेसलेस जाएगा सर, हम्म 142 भी फेसलेस जाएगा, एंड 147 148 भी फेसलेस जाएगा। हम्म लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था तो पहला कंप्लायंस तेलंगाना ने करी सर। उसके हम्म। बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अलग कहानी पकड़ ली। उसने कहा कि जो इनिशियल 148 कैपिटल ए है वो जाएगा जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास से, और उसके बाद जब 148 ए कैपिटल कैपिटल ए का सब क्लॉज डी में जब ऑर्डर पास हो जाएगा, उसके बाद से जाएगा 140 फेसलेस में जाएगा। फेसलेस में। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जितने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर जा रहे हैं उनको स्टे मार दे रहा है। अच्छा, और कारण? क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सब कुछ फाओ में होना चाहिए। ओके। सुप्रीम कोर्ट को में 4 बेंच में अगर मैटर है तो 4 बेंच अलग अलग डिसाइड कर देते। ऐसा भी? अब हेक्सा, जैसे अभी एक जज मैटर आया है वहां से, शायद तेलंगाना से आया है, जिसमें उन्होंने फाओ में था, रेवेन्यू अपील में आई, मेरिट पे डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि हेक्सावेयर पेंडिंग है। हेक्सावेयर कमिंग फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट इज पेंडिंग। अच्छा, मतलब कोई तो और केस है जो पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिसीजन ले लिया किसी हाँ, दूसरे केस? मतलब हेक्सावेयर इज अ कंप्लीट बैच ऑफ सेवरल मैटर्स। हम मैं भी उसका पार्ट हूँ हेक्सावेयर ओके का। ओके। तो उसमें कुछ भी नया पुराना कुछ भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो चलिए। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सर अभी No, भी। each event is a separate event. राइट। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेजिस्लेटिव टाइमलाइन: 13 फरवरी ओरिजिनल इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, फिर 21 जुलाई पार्लियामेंट सेलेक्ट कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट विद 285 प्लस रिकमेंडेशन, फिर ओरिजिनल बिल विड्रॉन फॉर रिवीजन, फिर अगस्त 11 रिवाइज इनकम टैक्स बिल पास्ड इन लोकसभा, फिर अगस्त 12 में नेक्स्ट डे पास्ड इन राज्यसभा, अगस्त 21 एक्ट नोटिफाइड गैजेट ऑफ इंडिया। और एक्ट ये दो दो बार क्यों है? 21 अगस्त 21 अगस्त, ये प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट ने साइन एक्ट टू बिकम इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, हम लोग यहीं तक अभी करते हैं। और जब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे भी बहुत प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, तो हम लोग अब नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे। इस इनकम टैक्स के सेशन के लिए 2 दिन रखा है हमने, ट्यूसडे एंड थर्सडे 7:30। और ये सेक्शन मेमोराइज करने के बाद फिर विल डिसाइड कि सेक्शन याद होने के बाद पुराना नया फिर हम लोग आसानी होगा, क्योंकि विवेक सर 148A बोल दिया, 153A बोल दिया, फिर नया
फिर तुरंत उसको वहां तक पहुंचने के लिए, उस चीज को समझने के लिए वी नीड टू मेमोराइज द सेक्शंस ऑल्सो। तो हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि टू मेमोराइज दिस सेक्शन, तो हमने कुछ उसका तरीका बनाया है सेक्शन मेमोराइज करने का। ये मैं पीडीएफ आपको एक बार भेज दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और ये कम यहाँ पर लिखा है, तो ये 2025 1961 असेसमेंट के सेक्शन देखते हैं कहाँ। ये रिटर्न ऑफ इनकम प्रोसीजर फॉर असेसमेंट स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू, नहीं ये दो 139 टू 158 बी आई, ये पूरा का पूरा 262 से 301। बाकी अपील के जो अपील्स टू द अपीलेट अथॉरिटी 246 से 262 तक था, अब 356 से 368 तक। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब ये खत्म हो जाए ये सेक्शन याद करना, फिर हम लोग सीधे असेसमेंट से ही शुरू, रूल्स आने हैं। बाकी तो बहुत, बाकी जो कंप्यूटेशन ये सब का पार्ट है मुझे लगता है कि आसान है और आप सबको आता भी होगा, करेंगे आप कंप्यूटेशन का पार्ट भी, लेकिन बाद में लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द असेसमेंट लिटिगेशन वाला पार्ट। राइट क्या सर। क्या कहते हैं आप? सर एक सजेशन है कि सब्जेक्ट टू एवरीबॉडी कंसिडरेशन, कि जो ऐसी चीज लगे जो लिटिगेशन वाले पार्ट में, लीगल वाले पार्ट में, where you think that it is unfair, we can always make a representation and suggestion to the ministry. ओके ओके। हाँ, and सर आप अपने उस पे लेटर हेड पे you can make the suggestions and जैसे जो स्टीप डिमांड है उसके स्टे के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या वो 20% वाला यार्ड स्टे शुड कंटिन्यू टू कंप्लाई, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कहा कि ओल्ड प्रिंसिपल विल कंटिन्यू, तो ओल्ड प्रिंसिपल तो बहुत ही ड्रैकोनियन है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे 68 के जो प्रोसीजर है उसमें कितना मैकेनिकल तरीके से वो असेसमेंट करके एडिशंस करते हैं। तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है सर वो 68 69 में। नहीं तो जिस तरह से जीएसटी में प्री डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट था कि 10% जमा कीजिए 90% ऑटोमेटिक स्टे है, वैसा कोई भी प्रोविजन आज भी इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है स्टे का। सर है ना, प्री डिपॉजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनकम टैक्स में। है अभी नोटिफिकेशन तो है उसमें, 20% भर दो आप तो स्टे मिल जाएगा आपको। हाँ नहीं, सर का ये कहना है कि प्री डिपॉजिट नहीं है, एज ए कंडीशन टू फाइल दी अपील। मतलब उसमें ये है कि आप जैसे मेरा असेसमेंट हुआ 143 का 3 में, तो अब मुझे अपील फाइल करनी है, आई कैन फाइल दी अपील बिफोर सीआईटी अपील। अगर कल को कोई रिकवरी आती है तो मैं सेक्शन 220 में जाऊंगा एओ के पास, वो मेरा एआईडी स्टेटस जो है सस्पेंड करेगा। अगर वो नहीं मानता है तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पीसीआईटी के पास जाऊंगा, फिर अगर पीसीआईटी नहीं मानता है तब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। अभी ये सीआईटी अपील के सामने, अब मान लीजिए सीआईटी अपील ने मेरे खिलाफ अगर ऑर्डर पास कर दिया तो मैं आईटीएटी जाऊंगा। आईटीएटी में भी कोई प्री डिपॉजिट की व्यवस्था नहीं है जो सर का कहना है। ऑटो प्री डिपॉजिट की व्यवस्था नहीं है कि है मुझे। हाँ, तो उसमें वो क्या है कि आप स्टे पिटीशन फाइल करते, स्टे पिटीशन तो साला 6 महीने के लिए लगा रहता है, और उसमें भी वो 20% जमा करा लेता है। तो एक तरह से तो सर अगर आप देखें ना कि सही भी है और ठीक भी और नहीं ठीक भी है, क्योंकि अगर आप किसी तरह से बड़े अगर असेसमेंट हैं, बहुत बड़ी डिमांड्स हैं, तो हम लोग उसको बिना प्री डिपॉजिट के निकाल के ले जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आईटीएटी की स्टेज पे है तो उसको अर्ली हियरिंग लगवा लेते हैं और डिस्पोजल हो जाता है आईटीएटी में। आईटीएटी आमतौर पे फेयर ही रहता है। और अगर सीआईटी अपील के पास है तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन करा लेते हैं जल्दी से डिस्पोज कर दे, और वो इनफैक्ट उससे हाथ जोड़ के कहते हैं तो डिसमिस कर दे। तो उतने में हमारा काम हो जाता है, हम आईटीएटी चले जाते हैं। आईटीएटी में 6 महीने के अंदर मैटर डिसाइड हो जाता है। ओके। हाँ, क्योंकि पेंडेंसी केवल 25,000 रह गई है आईटीएटी। अच्छा अच्छा, टोटल ऑल ओवर इंडिया। तो कमाल कैसे हुआ ये? सीआईटी अपील में बहुत सर पेंडेंसी है नहीं सर? हाँ, सीआईटी अपील में बस आप हाई कोर्ट जाके डायरेक्शन ले लीजिए कि भाई इट बी डिसाइडेड इन द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड बट नॉट लेटर देन 4 वीक्स और 8 वीक्स, तो वो डिसाइड कर देगा। अच्छा, हाँ, 6 साल तक बैठे रहे हैं लोग। तो हाई कोर्ट जाके डायरेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए हमने तो 20% भर दिया है, अब देखते हैं क्या करना है। हाँ, तो 20% लोग भर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कहाँ हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे। अगर अब डिमांड अगर 100 करोड़ की है तो 20 करोड़ रुपए जमा करना पड़ेगा, तो तब आदमी को प्रेशर होता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है और वहां से डायरेक्शन कराता है। हाल हालत में जाना पड़ेगा, 100 करोड़ का हैंगिंग मैटर नहीं किसी को परवड़ता। हाँ, सही बात। किसी का कोई ओपिनियन या थॉट है तो प्लीज बताए। सर उसको पहला डेफिनेशन पार्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। डेफिनेशन मतलब टैक्स ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, करंट ईयर, जो नया नया जो चीज आया है उसको करना ही पड़ेगा करंट ईयर। ठीक, और कोई थॉट? मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन भी चेंज हो गया। किसका? मैन्युफैक्चर। अच्छा अच्छा, 269। सर इसको जैसे आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि हम पहले लिटिगेशन पार्ट को लेके चलें,
हाँ तो हम उसको, उससे क्या है कि मशीनरी पूरी क्लियर हो जाएगी सर। करेक्ट। और तो मशीनरी जब क्लियर हो जाएगी फिर उसमें लीगल पार्ट रह जाता है, जैसे आप ट्रस्ट को पिक कर सकते हैं, फिर कैपिटल गेन्स को पिक कर सकते हैं, हाँ और इस तरह के इश्यूज को आप पिक कर सकते हैं। और तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है सर, आई थिंक। एंड एडवांस टैक्स आप कर सकते हैं उसके बाद, या एडवांस हाँ टैक्स में बहुत बड़ा एप्लीकेशन रहता है। ओके And ओके। sir, everybody's TDS का provision is touching to everybody. जी सर। हम्म। टीडीएस का प्रोविजन में सर ये रूल्स का कोई रोल नहीं होगा क्या टीडीएस के प्रोविजंस? हाँ उसमें सर। सब for form filing of forms रहेगा। सिर्फ फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स का ही लेकिन टैक्स रेट कहाँ से आएगा उसमें? कई क्यों रेट्स इन फोर्स इसका मतलब फाइनेंस एक्ट अभी जो बजट आएगा 1 फरवरी को वहां से आएगा इसका मतलब? टीडीएस में जो रेट्स, मैं कई जगह पढ़ रहा था कि रेट्स इन फोर्स लिखे हुए हैं। हाँ सर, मेरे ख्याल में नोटिफाई कर देंगे, या तो नोटिफिकेशन के जरिए कर देंगे, या रूल्स के जरिए कर देंगे। हाँ मुझे लगता है फाइनेंस एक्ट में ही आएगा रेट्स इन। हाँ हो सकता है कि अलग से वो। पहले भी तो ऐसा ही हो रहा था। जी सर जी। ठीक नहीं ठीक है बात। सर, बहुत ही अच्छा है सर, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है सर आप। चलिए थैंक यू विवेक। और प्लीज बताएं कोई थॉट, कोई नए लोग बताएं क्या करना चाहिए। सर मैं पुराना आदमी हूं, फिर हाँ भी बताता हूँ। ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये सर ऐसा है, एक तो इसको हम लोग टारगेट लेके जैसे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं एट्थ को रखेंगे। हाँ एट्थ को हाँ हम लोग इसमें असेसमेंट को लेके चलते हैं। वन जो मतलब इंटीमेशन असेसमेंट है उसको ले लेते हैं, और स्क्रूटनी असेसमेंट को ले लेते हैं। सर और एट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले सेक्शन याद तो कर ले। सेक्शन याद का मतलब सर? मतलब कौन सा प्रोविजन किस सेक्शन में है वो याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाँ। ये जो सेक्शन है हम्म। प्रिलिमिनरी 1 2 3 इनकम नॉट फॉर्मिंग शेड्यूल 1 2 3 4 में क्या लिखा हुआ है, वो सब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग पहले याद कर ले, मेमोराइज कर ले एक तरह से, कि जब कोई बोलेगा सेक्शन 262 में क्या लिखा हुआ है या किसी और सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ताकि हम लोग रिलेट कर सके, नहीं तो हम लोग गुम हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है सर, वो भी दरअसल मुझे लगता है कि याद जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो पाता है। नहीं नहीं हो जाएगा, आप 8 तारीख को देखिएगा। अच्छा अच्छा सर, मैंने कभी हाँ याद किया नहीं इसलिए मुझे मालूम। नहीं नहीं, जैसे मेरी मेमोरी बहुत कम है, तो मैं तो बिना याद किए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो एक बार पढ़ा हाँ न्यू टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजीम 192 to 205, और उसके बाद उसको पुराना भी याद होता है। तो तरह तरह के लोग हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सब कोई एक पेज में आ जाए और पहले सेक्शंस को हम लोग याद कर लें। उससे क्या होगा कि हम लोग का डिस्कशन सब लोग बहुत अच्छे से पार्ट भी ले पाएंगे और समझ भी पाएंगे एक दूसरे को, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। और जैसे आप अभी 148A कभी 147, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि मुझे 147 में पहुंचना है, 148 में पहुंच रहा है, फिर 153A, फिर मैं किताब खोल के देख रहा हूं। तो वो जो गैप है, वो गैप को खत्म करने के लिए वो हम लोग अगर सेक्शन याद कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही और है सर, बिल्कुल सही। सबके लिए। सर मैं ये वाला जो वो है, मैं क्या करता हूँ अपने ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ और जूनियर्स के साथ, हाँ सारे ऐसे टेबल्स को स्क्रीन सेवर बनवा देता हूँ लैपटॉप। स्क्रीन सेवर, अच्छा ओके ओके, हाँ तो नजर आता रहेगा, ठीक हाँ, बात। मैं तो इसका एक 2 पेज का प्रिंट निकाल के हाथ में रख लूंगा। हाँ जो मेरी रेगुलर डेली की डायरी है उसमें एक पिन कर लिया उसको, तो आई विल हैव द क्विक रेफरेंस। ठीक बात है। हाँ सबका याद करने का तरीका अलग अलग है, तो बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है सर, ये तो मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ सर। एंड आई थिंक वी विल ऑल एंजॉय दिस। हाँ सर, एक दूसरे के साथ सीखना ही इम्पोर्टेंट है। Because और all are having a good practical experience. हाँ, और सब एक दूसरे को सिखला पाए, ये मेजर ऑब्जेक्टिव तो वही होना चाहिए। तो मैं तो सर बिल्कुल सही कंपनी में हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सीखना है। ठीक बात है, ठीक बात। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ भेज देंगे बिल्कुल भेज देंगे। सर इसमें मिक्स फ्लेवर आएगा, सर मिक्स, का विवेक सर का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फ्लेवर मिलेगा अपने को, हाँ हर एक वो तो है, सेक्शन का टचिंग मिलेगा। बिल्कुल। नहीं विवेक सर एक जो इंसाइट दे पाएंगे वो हम लोग के पास शायद नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग और अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। लिटिगेशन हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, जीएसटी में तो है ही हम लोग, मुझे अर्निंग लगता है कि असेसमेंट जीएसटी में। में अच्छा किया है हमने। हाँ बिकॉज 148 का असेसमेंट सर जाओ के लेवल पे तो एडिशन हो कंफर्म ही होता है, जो भी हाँ होता है अपीलेट स्टेज में ही फाइनल होता है। ठीक बात। हाँ आपके पास जिनेश जी 148 के कितने नोटिस आ गए थे, है ना? मतलब 6 7 आ गए जबरदस्त। थे एक साथ, नो। 9 आ गए। संजय है कि? है सर, उनका भी इनपुट लीजिए। संजय, संजय गोयल। हाँ ये माइक्रोफोन हाँ है क्या? हाँ आवाज आ रहा, आवाज आ रहा। कोई, आवाज आ रही है ना हाँ अभी? हाँ इनपुट इनपुट। हाँ, नहीं तो ये बहुत अच्छा रहा आज का क्लास।
और इसी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा इसमें। हम्म। और सबसे पहले एडवांस टैक्स एंड टीडीएस करने से क्या है कि अभी 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसी पे वर्क शुरू होना है। हाँ। तो उसको पहले टेकअप करना ज्यादा बेटर रहेगा असेसमेंट से पहले। असेसमेंट ओके। जो है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, उसमें बहुत सारे के इश्यूज आएंगे, तो उसमें फंस के रह जाएंगे, दूसरा चीज कर नहीं पाएंगे फिर जब असेसमेंट शुरू करेंगे तो। ओके। ओके, ठीक है। एनी अदर थॉट? सर इसका रिकॉर्डिंग आप रखते हैं तो ये YouTube में डालेंगे इसका रिकॉर्ड। राइट सर, राइट। YouTube में डाल। वेरी वेल सर, वेरी वेल, ओके। वेरी सर। तो फिर ये वैसे इसको हम 8 को मेमोराइज करते हैं, फिर एडवांस टैक्स पे अगर आप सबका हाँ, सजेशन। TDS एडवांस टैक्स पे जाना होगा। हाँ, ठीक है। और ठीक है। और उसमें सर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपसे उसके भी। यस यस सर, आपका इनपुट बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वहां पर भी तो लिटिगेशन जबरदस्त आएगा। हाँ, लिटिगेशन आएगा, बिल्कुल और आएगा सर। TDS में प्रोसिक्यूशन भी है, तो उसका भी एक बार समझना होगा। तो वो TDS एडवांस टैक्स करेंगे तो उसका असेसमेंट और प्रोसिक्यूशन साइड भी कर लेंगे, पेनल्टी साइड भी कर। करेक्ट सर, करेक्ट सर। हाँ, वो बिल्कुल सही करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है डन। सर अनवेश। एक सर का सजेशन ठीक है कि हम लोग एक प्रिंट आउट रखेंगे साथ में इसका, तो हाँ ज्यादा आसान होगा रेफर हाँ, नहीं वो तो मैं क्लास के PDF टाइम शेयर में। कर दूंगा, PDF शेयर कर दूंगा। ऑब्वियसली अभी शुरुआत में तो जब नया है तो प्रिंट आउट साथ में रखना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव चॉइस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो टैक्समैन जी वाली है, वो जरूर से ले लीजिएगा। जी जो हम लोग जो डॉक्यूमेंट जी बना जी रहे हैं वो तो रखेंगे ही रखेंगे। जी। और बाकियों का थॉट्स मन मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? किशोर मंडल जी सर कहिए। अरे बहुत अच्छा रहा सर। वो तो ठीक है। हम लोग के सर बहुत ही प्रैक्टिकल महारत सब से हैं ही है, हम लोग को तो पता लग ही जाए आगे। लेकिन बहुत सारा सर ऐसा भी लिटिगेशन पॉइंट है जो आगे चल के हम लोग को पता लगेगा, इसमें क्लैरिटी आएगा ही। जैसे शेड्यूल बढ़ा दिया है सर, पहले शेड्यूल जो था कम था, इसमें शेड्यूल बहुत ज्यादा हो गया, मतलब चैप्टर बढ़ा दिया, पता नहीं कौन कौन सा मर्ज करके बढ़ाया है, फिर से हाँ मेमोराइज करना होगा वो। यस, तो वो करेंगे 8 तारीख, वो करेंगे। ठीक। और हाँ सर, इसमें और एक चीज है, जैसे जुडिक्शन असेसिंग ऑफिसर के पावर, मतलब किस किस केस में अप्रोच किया जा सकता है, वो हम्म। इसमें अलग से दिया है कि नहीं, वो भी एक देखना पड़ेगा। जैसे सर बोल रहे थे ना, जाओ पाओ। हम्म। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक ठीक, वेरी वेल सर। चलिए, और नाम लेके बुलाऊं क्या? अन्वेश। Yes, sir. यस It's going to be interesting, sir. So it's going to be the way they have changed the language, हाँ and these are the language which is finding its place for the very first time in income tax only. हाँ हाँ जैसे कि in no other taxing statute we see the word irrespective. We हाँ। don't we don't see it in customs. We don't see it in GST. We don't see it in we have not seen it in excise also. So विच now the वर्ड, विच question, वर्ड? oh, notwithstanding को निकाल के they have done irrespective. हाँ, irrespective, यस यस। So the question would be, how exactly are we going to read irrespective? Are we going to read it exactly the way we were reading notwithstanding? और या हाँ। पूरा का पूरा नया jurisprudence आएगा, पता नहीं. So it is going to be very interesting for us to interpret and analyze, because the in the garb of simplification they have added certain words जिसका अभी तक कोई भी binding precedent नहीं है. So it's going करेक्ट। to be very open. विवेक सर पता चलेगा। And also, हाँ whenever we change the sentences for the purpose of simplification, हाँ in a hindsight there will be so much of implication. I was reading section जो erstwhile 54 का जो sections था, हाँ हाँ जो हाँ exemptions देता था. हाँ हाँ हाँ। So they have just changed small words and it is changing the entire meaning. ओके ओके। For example, निकालूं मैं? I don't want to get into the details, just एक छोटा सा example देना चाहता हूँ. मैं एक बार Earlier 54 निकालूं क्या? erstwhile 54F सर, अभी का पता नहीं सेक्शन का नंबर. हाँ, मैं अभी का निकाल लेता हूँ। 54 पुराना सेक्शन बताओ। 54 अभी का 82 है। 54F सर. अच्छा, 54F है 86। ये राइट। Here they are saying capital rising from the transfer of any long-term capital asset. So earlier, what was happening is, even if we were having a short-term capital gain, जैसे कि we were supposed to sell a depreciable assets. हाँ हाँ। On a depreciable assets, always the gain was coming as STCG, never as करेक्ट LTCG. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So, STCG was also entitled for this 54F benefit earlier. यस यस, जजमेंट हैज कम। हाँ। But now the language they are wording in such a way, again, subject to corrections in future. What I understand is now that is been plugged. अब STCG में आपको 54F नहीं मिलेगा.
It has to be specifically LTCGs. ओके। But we will cover this when we are doing these sections, sir. So a lot of practical implication. और ये रेजिडेंशियल हाउस में ब्रैकेट में ओरिजिनल एसेट लिख रहे हैं और ये जो न्यू एसेट लिख रहे हैं। बिकॉज व्हाट हैपन सर, कैपिटल गेन में क्या होता था कि टू सेव द कैपिटल गेन टैक्स अनदर इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द सेम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, तो ये वो सर ओरिजिनल एसेट को डिफाइन किया हुआ है क्या, या ऐसे ही ब्रैकेट में लिखे हुए हैं? ऐसे ही लिखा, पूरा अंग्रेजी लिख दिया इनकम टैक्स। ये तो लिटिगेशन का पार्ट तो हो ही गया है सर, ये तो। वही जो मतलब अनवीज सीधा कह उड़ रहे जाएगा कि ओरिजिनल एसेट इज नॉट डिफाइंड, न्यू एसेट नॉट डिफाइंड इन एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन। Earlier, the original asset was properly written, like hereinafter referred to as original asset. हाँ हाँ, ये सब लिखा हुआ था। ये एक मिनट, सेक्शन 54F सब्जेक्ट टू एन इंडिविजुअल अचीव, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉट बीइंग ए रेजिडेंशियल हाउस ओरिजिनल एसेट लिखा हुआ था, लेकिन ओरिजिनल एसेट को इन्होंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। और ये दोनों ए और बी का पैराग्राफ नहीं था, सब एक ही साथ लिख दिया था और न्यू एसेट भी लिखा हुआ था। ओके, चलिए विवेक सर, चलिए ठीक है, फिर थर्सडे मिलते हैं हम लोग। कि सर जीएसटी डिस्कशन में कब मिलेंगे सर? अब जीएसटी डिस्कशन में अब हम लोग मिलेंगे फ्राइडे। ओके चल, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।